नमस्कार, मैं डॉक्टर ईशा भारद्वाज और आज मैं आई हूँ आपको फिर से लेकर के लम्हे जिंदगी के चरित्र से चित्र तक के इस मंच पर, जहाँ पर एक से बढ़कर एक विभूतियां आती हैं, एक से बढ़ के एक प्रेरणा हमारे समक्ष आती हैं, जो हमें जीवन का कभी ध्येय दे जाती हैं, कभी हमें समझा जाती हैं कि कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, उनसे किस तरह से लड़ा जाता है, उनसे किस तरह से जीता जाता है और किस तरह से जीवन को बहुत ही सरलता के साथ और बहुत ही सहजता के साथ जिया जाता है। तो लम्हे जिंदगी के चरित्र से चित्र के इस गरिमामयी मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसी सशक्त प्रेरणादायी व्यक्तित्व उपस्थित हैं, जिनके बारे में शायद मैं जितना भी बताऊं वो कम पड़ेगा, लेकिन इतना भी मैं आपको बताना चाहूंगी और आपको पता होगा कि आप इन्हें बहुत अच्छे से भली भांति जानते होंगे। ये शिक्षा के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट नेतृत्व और संवेदनशील दृष्टिकोण के लिए बहुत जानी जाती हैं। मैं हृदय से स्वागत करती हूँ हमारी बहुत प्यारी और जानी मानी एक बहुत ही बड़ी हस्ती, बहुत ही खूबसूरत हस्ती, दिल से भी खूबसूरत और दिखने में भी खूबसूरत, हमारी प्यारी ज्योति जुल्का राम जी का, जो कि बेरसराय में दिल्ली में एक प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही इस मंच की संस्थापिका मैं आदरणीय डॉक्टर पूजा भारद्वाज जी का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें इस प्रेरणादायी व्यक्तित्व को जोड़ने का यहाँ इस मंच पर अवसर दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साक्षात्कार का मतलब होता है किसी की भी जीवनी के बारे में जानना और उनसे ये जानना कि किस प्रकार से अपने जीवन के उतार चढ़ावों को उन्होंने बड़ी ही सहजता के साथ में, एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कान के साथ में जिया है और उससे प्रेरणा भी लेना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ऐसी बात हमें पता लगती है जिसके लिए हम जूझ रहे होते हैं और संघर्ष कर रहे होते हैं। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है ज्योति जी इस मंच पर। मैं चाहूंगी कि एक बार आप अपना माइक आपका जो है वो म्यूट हो रखा है, इसको ऑन कर लें और मैं चाहूंगी कि कुछ मैं चाहूंगी कि आप कुछ थोड़ा बहुत अपने बारे में, इस मंच के बारे में आप पहले बताएं। एक वार्म अप हो जाएगा और फिर उसके बाद में मैं आपसे प्रश्नों की जो झड़ियां है वो पूछूंगी और मुझे बहुत अच्छे से पता है उनका बहुत ही प्यार से और बहुत ही प्रेरणादायी आप जवाब देने वाली हैं। आप मंच पर आइए जी। थैंक यू सो मच ईशा जी। आज इस मंच पर लाने के लिए मैं लम्हे जिंदगी की टीम और उनकी संस्थापिका डॉक्टर पूजा भारद्वाज जी की बहुत आभारी हूँ कि मेरे जैसे एक अदना से व्यक्तित्व को उन्होंने इस लायक समझा और इतने बड़े मंच पर मुझे लेकर के आए। मैं दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ और दिल्ली में ही मेरा पालन पोषण हुआ। मेरी स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, टीचर ट्रेनिंग सब मैंने दिल्ली से ही की है। और मेरे परिवार में, मेरे मायके में मेरे 4 भाई थे और मम्मी पापा। अब मम्मी पापा और एक भाई नहीं है मेरे। और ससुराल मेरे को एक बहुत समृद्ध और बड़ा ससुराल मिला। मेरे हस्बैंड अकेले बेटे हैं और उनकी 5 बहनें हैं और उनमें से 4 जो है गजेटेड ऑफिसर रही हैं। तो एक बहुत पढ़े लिखे और अच्छे परिवार में मेरा आना हुआ और जहाँ पर सबने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, जिंदगी में कुछ बनने के लिए। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे परिवार में आई। मेरे हस्बैंड हैं जो हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़े रहे हैं मेरे साथ और कभी मना नहीं करते किसी भी चीज के लिए। वो हमेशा ये बोलते हैं कि कोशिश जरूर करो, सफल हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए। और ईश्वर ने मुझे 2 बहुत ही प्यारे बच्चों से नवाजा। इसके लिए मैं जितना थैंक यू बोलूं ईश्वर को वो कम है। मेरी बड़ी बेटी है जो एक आर्किटेक्ट है और अभी मॉडलिंग कर रही है और मेरा एक बेटा है जो अभी कॉलेज खत्म करके और अभी जॉब में। क्या बात, क्या बात। ये आपका
ये आपने अपना एक पारिवारिक और एक तरह से कहेंगे कि कुछ आपने अपने जीवन के पुराने लम्हों को फिर से यहाँ पर दिखाया है, अपने कुनबे के बारे में आपने बताया है। और आप सभी को मैं ये भी बताना चाहूँगी साथ में कि आप वैसे इनको भली-भाँति जानते हैं, लेकिन बहुत ही अनेक-अनेक इन पुरस्कारों से ये सम्मानित हुई हैं। मैं कितने ही पुरस्कारों के नाम यहाँ पर बोलूँगी, तो मुझे लग रहा है यदि मैं बोलने लगी तो पूरा समय शायद इनके पुरस्कारों के नाम पढ़ने में ही निकल जाएगा। मैंने कोशिश करी है कि मैं इनके सम्मान जितने भी सम्मान है, क्योंकि किसी भी सम्मानित व्यक्ति के सम्मानों को शॉर्ट में करना एक मतलब मुझे लगता है कि ये बात सही नहीं होती है। लेकिन जहाँ पर इस तरह के मंच हों और हमें लोगों से अवगत कराना हो, तो बहुत लंबा हम बता भी नहीं सकते। तो कोशिश करेंगे कि हम गागर में सागर भर सकें। तो मेरी एक वही छोटी-सी कोशिश रही है। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि रह जाए तो पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे भी और सामने बैठे सभी मंचासीन लोगों से भी और मंच के बाहर के लोगों से भी। तो मैं बताना चाहूँगी इनके बारे में कि जिनसे हम आज संवाद करने जा रहे हैं, वे एक बहुआयामी, प्रेरणादायी और ऊर्जावान व्यक्तित्व की धनी है। ज्योति जुल्का राम जी, जो कि अपने नाम के पीछे राम लगाती हैं, जो इन्होंने कितनी ही बार हमें बताया है कि इनके पिताजी और इनके ससुराल में इनके ससुर जी राम से एक अलग तरह का नाता है और साथ ही मैं इन्हें पर्सनली भी यदि मैं आपसे बात करूँ तो कभी जब राम के बारे में बैठ कर के बातें करते हैं तो बहुत भावुक हो जाते हैं, क्योंकि अयोध्या के श्री राम मंदिर में इनके पिताजी का बहुत सहयोग रहा है और उस लड़ाई में, उस युद्ध में वो भी डटे रहे थे, खड़े रहे थे और एक सहभागिता एक तरह से उनकी भी रही है वहाँ, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात हो जाती है। और आप एक समर्पित शिक्षिका, प्रखर समाज सेविका, सशक्त साहित्यकारा और वर्तमान में नगर निगम विद्यालय बेलसराय की प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हैं। 1951 से अपने शिक्षकीय सफर की शुरुआत करते हुए इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है और आज भी विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में निरंतर ही अग्रसर रहती हैं। साहित्य, समाज सेवा और पर्यावरण के क्षेत्र में या आपके उल्लेखनीय कार्यों के लिए आपको गुरु द्रोण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साहित्य सेवा रत्न सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। साहित्य रत्न सम्मान इन्हें मिला है, राष्ट्र शक्ति शिरोमणि अवार्ड इन्हें मिला है, कवि शिरोमणि अवार्ड इनको मिला है और अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से भी इन्हें नवाजा गया है। शक्ति स्वरूप सम्मान इनको हाल ही में मिला है और आपका जीवन मंत्र हमेशा से ही सेवा परमो धर्म रहा है। आपके हर कार्य में स्पष्ट रूप से ये झलकता है जो ये इनके विचार हैं, जो ये सोचती हैं। आइए हम इनका बहुत ही मन से, बहुत ही तहे दिल से स्वागत करते हैं और हमारी बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व ज्योति जुल्का राम जी का। यदि कोई मुझसे आपके इंट्रोडक्शन में आपके आपके बारे में बताने में कोई त्रुटि रही हो, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि इतने सारे आपके अवार्ड्स हैं, मैं जितने भी पढ़ूंगी मुझे लग रहा है कम रहेंगे और बहुत सारे टीवी चैनलों पे भी आ चुकी हैं, डीडी उर्दू में आ चुकी हैं और इसके अलावा बहुत ही प्रतिष्ठित कई सारे टीवी चैनल्स हैं जिन पर इन्होंने काव्य पाठ भी किया है, साहित्य के बारे में बात करी है, साहित्यिक चर्चाएं करी हैं और इसके अलावा बहुत सारी चर्चाएं करी हैं, समाज से रिलेट, शिक्षा से रिलेट, बहुत सारा कुछ। तो छोटा मोटा नहीं, ये बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व है और इनको शत-शत नमन करती हूँ और आती हूँ थोड़ा सा प्रश्नों की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपके इतने खूबसूरत से परिचय के लिए 4 लाइनें कहना चाहूंगी कि हर कहानी की जड़ में कुछ सपने पलते हैं, संघर्षों की धूप में ही व्यक्तित्व ढलते हैं, कि जो बचपन से ही लक्ष्य को पहचान लेती हैं वही आगे चलकर इतिहास बदलते हैं। तो आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत करती हूँ प्रश्नों के इस बहुत खूबसूरत प्रश्नोत्तरी में और आपसे मेरा जो पहला प्रश्न है, मुझे लगता है मैं शुरुआत कर ही दूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो। जी हाँ, तो मेरा पहला प्रश्न ज्योति जी आपसे ये है कि सबसे पहले हम आपके प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। हालांकि आपने बहुत कुछ हमें बता दिया है, लेकिन एक यात्रा होती है
जो हमारी पारिवारिक यात्रा होती है वहीं से हमारे लक्ष्य, जैसे कि मैंने अभी 4 लाइन आपको सबको पढ़ के सुनाई, तो जिस तरह से एक लक्ष्य साध लिया जाता है बचपन से ही, तो परिवार का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मैं आपके बारे में ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो ये यात्रा है समाज सेवा से जो रिलेट है, जो आपकी शिक्षा से रिलेट है, वो कहाँ से और कब और कैसे शुरू हुई? जी, मेरे जीवन पर मेरी माँ का बहुत प्रभाव रहा। मेरी मम्मी और पापा दोनों सोशल सर्विस में इन्वॉल्व थे। मेरी मम्मी मंदिर की प्रधान भी थी और हमारा जो गांव था आजादपुर गांव, वहाँ की जो एक ढंग से पंचायत कह लीजिए, तो उसकी हेड भी रही हैं। और मेरे बाबूजी जो हैं वो जनसंघ के थे। तो जनसंघ जो जाते हैं उनको सबको पता है कि जनसंघ का मोटो जो है, उनका एक लाइफ का जो लेकर के चलते हैं, वो यही है कि सबकी सेवा करना। तो हमने उनको हमेशा दूसरों की सेवा में लगे हुए ही देखा। तो उस चीज ने शायद कहीं बना लिया था कि मम्मी जैसे हमें मंदिर लेके जाना डेली, और कुछ भी कहीं भी कुछ होना तो वो हमें हर सोशल इवेंट में इन्वॉल्व करते थे। तो उस चीज ने काफी असर डाला। और मेरी पढ़ाई लिखाई एक सरकारी स्कूल में हुई, आजादपुर गांव के ही स्कूल में मैंने प्राइमरी क्लास तक पढ़ा। उसके बाद हमारे वहाँ मिडिल स्कूल था और ऑटोमेटिकली 6 से बच्चे 8 तक वहीं पर पढ़ते थे। वो 10th वाला स्कूल था, पक्का स्कूल नहीं था। तो मेरी जो नर्सरी की टीचर थी वो मुझे बहुत प्यार करती थी और मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई थी। तो उन्होंने आके घर पे मेरे पापा से बोला कि ये आपने क्या किया, आपने इसको यहाँ पर क्यों डाल दिया, भाई यहाँ तो पक्का स्कूल भी नहीं और लड़की में इतना टैलेंट है। तो बाबूजी बोले कि और कहाँ करे, तो उन्होंने बोला मॉडल टाउन के स्कूल में डालो। अब मॉडल टाउन के स्कूल में वो हमारे घर से 2-2.5 किलोमीटर दूर था। तो वहां पर जो है सड़क पार करनी पड़ती थी हमें। तो सड़क के इस तरफ के बच्चों को नहीं लिया जाता था सिक्योरिटी पर्पज से। तो मेरी टीचर खुद मेरे को और बाबूजी को लेके वहां पर स्कूल में गई और वो सड़क के उस तरफ रहती थी। तो उन्होंने अपना एड्रेस दे करके और मेरा एडमिशन वहां पर करवाया। तो ये जो एक शिक्षिका बनने का जो मेरे मन में आया कि मुझे बच्चों से जुड़ना है, वो शायद मेरा उन्हीं टीचर, उषा मैम था उनका नाम, तो शायद उन्हीं के कारण ही मेरा जुड़ाव जो है शिक्षा की तरफ, बच्चों की तरफ हुआ। इसके बाद स्कूल टाइम में मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट रही, हमेशा स्कॉलरशिप लेती रही। लेकिन स्कूल के बाद हमारे यहाँ पर लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ जनरली लड़कियों को 12th करने के बाद होता था कि सिलाई कढ़ाई का कोर्स कर लो और कुछ पढ़ना है थोड़ा बहुत तो पढ़ो, नहीं तो शादी कर दो। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं एक बात घर की हुई थी कि मुझे ना ऐसे नहीं जीना, मुझे कुछ तो करना है। हाँ, 4 लड़कों में पले बड़े होने के कारण, क्योंकि मेरे 4 भाई रहे मेरे से बड़े, मेरे घर में और कोई लड़की नहीं थी, तो पूरे व्यक्तित्व में एक वो टॉम बॉय वाला लुक कह लो या एक बोल्डनेस, थोड़ी दबंगता की, हाँ वो शायद आ चुकी थी लड़कों में पले बले होने के कारण। तो मैंने शुरू शुरू में 1-2 जगह ऐसे दुकानदारी में नौकरी के लिए ट्राई किया, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि क्या करना। और फिर मुझे जबरदस्ती जो है एक होता था उस टाइम आईआईटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का। तो मेरे, क्योंकि मेरे चाचा जी की बेटी उसमें, उसका सिलाई कढ़ाई के कोर्स में आया था नाम, तो मुझे भी जबरदस्ती उसके साथ डाल दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ मैंने जेएमडी कॉलेज से टेक्सटाइल डिजाइनिंग की पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी। इन बिटवीन मेरी एक फ्रेंड जो है वो टीचर ट्रेनिंग के लिए फॉर्म फिल करने गई और उसने मुझे बोला तुम मेरे साथ चल। तो मैं भी उसके साथ गई और फॉर्म फिल कर रही। और फिर हमारा रिटन टेस्ट हुआ और चांस की बात की, उसका रह गया और मेरा आ गया। और जब उसकी फीस भरने की बात आई तो हमारे बाबूजी बोले कि ऑलरेडी 2-3 जगह पैसे फंसा के बैठी है, करना कुछ है नहीं है, तो ही डिनाइड। बट उस दिन मेरे मामा जी मेरे घर आए हुए थे। मेरे मामा जी की 4 बेटियां और उनमें से 3 टीचर थी। तो मामा जी ने बोला कि अरे लड़कियों के लिए टीचर की जॉब से अच्छी कौन सी जॉब हो सकती है, तो तू कर। और मेरी पहले साल की फीस 104 रुपए थी, तो मेरे मामा जी ने मुझे 110 रुपए दिए
और उसके साथ साथ फिर मैंने ट्यूशंस पढ़ा कर मैंने बाबूजी को बोला मैं आपसे कुछ नहीं लूंगी, मैं खुद करूंगी। और मैंने अपना 2 क्या साल बात, का क्या टीचर बात। ट्रेनिंग कोर्स दरियागंज और उसके बाद बहुत फिर ही एक जगह पहले प्राइवेट जॉब की। हाँ और फिर डीएवी स्कूल में नरेला में मेरी जॉब लगी। वहां पर जब जॉब लगी तो उसके साथ ही मेरे घर में मेरी शादी की बात शुरू हो चुकी थी। और ये वो समय था जिस टाइम देश में बड़ा बवंडर मचा हुआ था क्योंकि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस वक्त, ओह, दिसंबर 19। तो उन्हीं दिनों मेरा रोका हुआ और शादी से पहले ही गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकली थी और मुझे लगा कि शादी के बाद मुझे कौन नौकरी करने देगा, तो मैंने वो फॉर्म फिल नहीं किया। तो मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि एक दिन की, अरे तुमने वो फॉर्म जमा करवा दिया था? मैंने कहा नहीं। तो बोले क्यों नहीं किया? मैंने कहा शादी हो रही है। तो कहते हैं तो जब मेरी 4 नौकरी कर सकती हैं तो तुम क्यों नहीं करोगी? तुम भी करोगी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो इन्होंने ये मेरा फॉर्म लेकर गए बाई हैंड, क्योंकि एक ही दिन बचा था, और बाई हैंड जमा करवा के। और शादी से पहले मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम दिया और उसका रिजल्ट मेरी शादी के 5 महीने बाद आया और फिर इंटरव्यू हुआ, तो उसके 1 साल के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब में आ गई। क्या ये मेरी बात, जर्नी। क्या बात, क्या बात। बहुत ही मतलब प्रेरणा मिली है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, यदि आपके अंदर शिक्षा का जज्बा है, आपको पढ़ने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, तो आपको कोई परिस्थिति नहीं रोक सकती। हमारे पुराने कहते हैं बुजुर्ग लोग, कभी गलत नहीं कहते, कि पढ़ने वालों के लिए ना कोई सरकारी स्कूल नहीं होता, है ना? कोई कोई कहते नीम के पेड़ पे लगी हुई लाइट नहीं होती, कोई मोमबत्ती नहीं होती। उन्हें पढ़ना है तो पढ़ना है, उन्हें मोमबत्ती से भी पढ़ना हो जाएगा, उनको लाइट से भी हो जाएगा और उनको किसी भी परिस्थिति में वो पढ़ना है तो वो पढ़ के ही रहेंगे। तो बहुत ही आपने बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही सही बात बोली और मुझे लग रहा है आजकल के युवाओं को इस तरह के इंटरव्यू सुनने चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, आपके लिए जो ये आजकल इतने साधन मिल रहे हैं, ये उस समय उन सोच में भी नहीं थे, है ना? जो साधन आज हमारे जो बच्चे हैं उनको मिल रहे हैं, तो और फिर उसमें भी यदि बच्चे कमी निकालते हैं, तो इस तरह के इंटरव्यूज़ उनको ये बताएँगे कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, यदि आपको कुछ करना है, आपका जज़्बा है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके लिए बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं बहुत देर से इन कमेंट्स को देख रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आपके एक प्रश्न के बाद और जो भी आपके लिए यहाँ कमेंट्स आएँगे, वो यहाँ पे आपको मैं बताऊँगी, बहुत जल्दी-जल्दी बताऊँगी। रक्षा सिन्हा जी कह रही हैं, वाह! 2 पसंदीदा लोग हैं और कुणाल थैंक यू। गुलियानी जी, हाँ, कुणाल गुलियानी जी बहुत ही प्रसन्न हैं और उन्होंने बहुत ही प्रेम बरसाया है। और नीलम गुप्ता जी कह रही हैं कि बहुत-बहुत बधाई प्यारी दोस्त ज्योति, प्राउड ऑफ यू। वेरी नाइस मैम, कुणाल गुलियानी जी बोल रहे हैं और हमारे संचालन के लिए भी बोला जा रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद नीलम जी। बिल्कुल सही बात, शी इज़ सो इंटेलिजेंट एंड हम्बल, आप और वो है ही आप। दीपा शर्मा जी बोल रही हैं सभी सम्मानित साहित्यकारों को हार्दिक अभिनंदन, लम्हे ज़िंदगी के बहुत-बहुत बधाई। अमरीश जी, आपको और मुझको हम दोनों का स्वागत कर रहे हैं, हमें बधाइयाँ दे रहे हैं। डॉक्टर कामना मिश्रा जी बहुत-बहुत बधाइयाँ दे रही हैं। हरीश कुमार सिंह जी, अति सुंदर, सभी को हार्दिक बधाई। स्मिता सिंह चौहान, राधे राधे स्मिता जी, हमारी कृष्ण सखी हैं बहुत प्यारी। और ज्योति जी का हार्दिक स्वागत स्मिता जी बोल रही हैं। प्रीति शर्मा जी बोल रही हैं वेरी नाइस ज्योति मैम। और स्मिता सिंह चौहान बहुत ही प्रसन्न है, बहुत स्वागत है, बहुत प्रेरणादायी जीवंत जीवन का अनुभव स्मिता जी बोल रहे हैं। इंस्पिरेशन स्टोरी, अनसुनी बातें, मेरी कलम से वाह क्या बात है, शख्सियतें और किरदार यूं ही नहीं बनती, आपका व्यक्तित्व इस बात को दर्शाता है। ये स्मिता जी बोल रही हैं। बहुत ही संजना सिंह जी बोल रही हैं वाह बहुत सुंदर। और सीमा पूर्वा जी बोल रही हैं प्राउड ऑफ यू माय फ्रेंड। देखिए कितने सारे कमेंट्स हैं, ये तो अभी एक प्रश्न हुआ है तब इतने कमेंट्स हैं और आगे बढ़ेंगे तो और भी सुंदर-सुंदर क्योंकि लोग आपको कितना पसंद करते हैं ये यहीं से पता लगता है। तो देखो
कहने वाली बात है कि ज्ञान की ज्योति जब मन में जल जाती है, जीवन की हर राह स्वयं ही राह बन जाती है। जो दूसरों को राह दिखाने निकल पड़ते हैं, उनकी पहचान ही प्रेरणा बन जाती है। तो इन कमेंट से ये जो मैंने 4 लाइनें लिखी थी, मुझे लग रहा है काफ़ी कनेक्ट कर रही हैं, और इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ मैं आपके सामने दूसरा प्रश्न रख रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी है। हालाँकि मैं आपको बहुत जानती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे अनकहे, अनसुने कुछ पहलू होते हैं, जिनके बारे में इस तरह के साक्षात्कार में ही जाना जा सकता है। तो मैं आपने जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अपने बारे में बताया कि इस तरह से आपको प्रेरणा मिली। मैं जानना चाहूँगी कि वो समय आपका कैसा रहा था, जिस समय आप बता रहे थे कि काफ़ी उथल-पुथल हो रखी थी, और आपने जब जॉब के लिए आपने विचार किया, और उन परिस्थितियों में जो भाई साहब हैं वो जाते हैं, और आपका जिस तरह से, तो उस समय आपकी क्या भावनाएँ रही, आपके क्या विचार रहे, और आपके मन में किस तरह की, क्योंकि जब देश में ही इस तरह का माहौल हो रहा है, ऐसे समय में एक स्त्री का कहीं जॉब पर जाना, किसी नौकरी को करने के लिए जाना, बहुत ही एक कठिन समय वो रहता है। तो उस समय मैं जानना चाहूँगी कैसे उन परिस्थितियों को आपने सँभाला, स्वयं को सँभाला, क्योंकि आत्मविश्वास के बिना ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये आत्मविश्वास आपने अपने अंदर कैसे जगाया? क्योंकि शादी के बाद जॉब पर जाना उन परिस्थितियों में, ये मेरे लिए एक बहुत मतलब मैं जानना चाहूँगी इस प्रश्न का उत्तर आपसे। जी, जैसा कि आपने कार्यक्रम के आरंभ में ही बताया था कि मेरे पिताजी श्री राम मंदिर से जुड़े रहे। वो कार सेवक बन कर के वहाँ गए थे, और उन्होंने वहाँ पर बहुत सेवा की, और जब कार सेवक यहाँ से जाते थे तो हमारे घर से मम्मी और मैं, और उस टाइम तक मेरी एक भाभी आ चुकी थी, हम सब मिलके कार सेवकों के लिए पूरी सब्जी बना करके और दिया करते थे। तो हम लोगों के बीच में ना शुरू से ये भाव रहा कि सेवा करनी है। और नौकरी जो अपने मायके में रहकर की डीएवी स्कूल में, वो तो एक ढंग से आपकी पिकनिक होती थी कि सुबह उठे और भाभी ने खाना पैक करके दे दिया और आप चले गए, रात को आए और आराम से खाया पिया और सो गए। लेकिन जब मेरी सगाई हुई तो मेरी मदर ने डिक्लेयर कर दिया हमारे घर में कि ये रात का खाना बनाया करेगी, और मुझे बिल्कुल नहीं आता था खाना बनाना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करी शादी के, सगाई के और शादी के बीच में 3 महीने का समय था, तो कुछ सीखा। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। मेरी सास, मेरी नंदे सब बहुत अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट खाना और बहुत अच्छा बनाते थे। तो जब मैं खाना बनाती थी तो हस्बैंड हमेशा ये बोलते थे कि ठीक है, पर उतना अच्छा नहीं है जैसे माँ बनाती है या दीदी ने बनाया था। तो 5-6 महीने ऐसे ही बीत गए, फिर मैंने सोचा भाई ये तो अब ज़्यादा हो गया, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो उस टाइम मैगज़ीन्स आती थी, और बड़े प्राउड की बात है कि जिन मैगज़ीन्स को पढ़ के मैं खाना बनाना सीखा, जिनको देखती थी मैं, एक दिन मैं उसी मैगज़ीन के कवर पेज पर भी आई। तो ये भी एक बड़े मेरे लिए गर्व की बात रही। तो उन मैगज़ीन्स में से पढ़ के मैंने खाना बनाना, रेसिपीज़ देखती थी, ट्राई करती थी छुट्टी वाले दिन। और फिर जब मैं अपनी दीदी के, नंदों के यहाँ जाती थी, तो उनके घर जाके भी मैं किचन में खड़ी हो जाती थी और मैं देखती थी कि वो किस तरह, मतलब मेरे मन में शुरू से एक लगन रही है कि कुछ भी सीखना है नया। मैं ये मानती हूँ कि ज़िंदगी का हर दिन जो है ना, वो आपके लिए एक लेसन है। आपको रोज़ कुछ ना कुछ सीखने के लिए प्रेरित करता है, और आपको चाहिए। मतलब कहते हैं कि अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा दिखना भी चाहिए, मतलब बहुत लगना ज़रूरी है। चाहिए। तो धीरे-धीरे मैंने वहाँ पर सीखा उनसे, और टचवुड बहुत जल्दी मेरा नाम जो है अच्छे कुक में घर में शामिल हो गया। और उसी लगन ने, वो कहते हैं ना कि पति ने खाने में इतने मीन में निकाले, कि उसी लगन ने मुझे धीरे-धीरे बिग बाज़ार से होने वाले कॉन्टेस्ट में, पहले मैं दिल्ली से जीती। पहले मैं बस अपने एरिया के बिग बाज़ार में जीती, फिर ऑल ओवर दिल्ली से मैं जीती कुकिंग कॉम्पिटिशन। फिर मैं एलजी किचन क्वीन में, वहाँ पर भी मैं रनर अप रही। तो एक ही जर्नी उसमें लेकर के गई। और जॉब में दिक्कतें तो आई, लेकिन घर में मेरी सासू माँ थी। नहीं, मेरा प्रश्न ये है ज्योति जी, जब जैसे आप घर से बाहर निकलती थी, उस समय जो वो परिस्थितियां चल रही थी, न्यूज़ भी आप देखती होंगी, तो उस समय आपके मन में ऐसे क्या, भी मैं इसलिए जानना चाहती हूँ कि देखिए अभी मैं इसको यदि जो आजकल जो चल रहा है समसामयिक, जो हम कभी ये घटनाएं सुन रहे हैं, कहीं वॉर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो
इस तरह की यदि कभी परिस्थितियां हो आ जाए और आपको आपके जीवन में इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और शादी की वजह से हर एक कोई स्त्री है वो संघर्षों से जूझती है, नए घर में सेटल होना, किसी को खाना बनाना नहीं आता है जैसे आपको नहीं आता है और वहां बनाना, ये सारी चीजें एक मतलब एक तरह से एक ऐसा संघर्ष, एक ऐसी दुविधा आपके सामने, या कहेंगे कि एक ऐसी समस्या आपके सामने खड़ी हो जाती है कि आप इसको कैसे हैंडल करें। तो मैं वो जानना चाहूंगी कि उस समय आपके मन का डर कैसे आपने निकाला, क्या उस समय परिस्थितियां थी जिनको आपने अपने मन से निकालकर घर से बाहर कदम रखे और आपने अपनी जॉब बहुत ही अच्छे से शुरुआत करी। तो मैं ये जानना चाहूंगी, ये मैं बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए। जॉब के शुरुआती कुछ साल काफी मुश्किल रहे, क्योंकि घर से सुबह जल्दी उठ करके और जल्दी भागना पड़ता था। जब मेरी शादी हुई तो मैं डीएवी स्कूल नरेला में थी, जो मेरे घर से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर था। तो तब नई-नई शादी हुई थी, तो मैं सुबह उठती थी 5 सवा 5 बजे, तो मेरे नहा करके आने तक मेरी सासू माँ मेरे लिए पराठा बना के दूध का गिलास रख देती थी कि कुछ खा के घर से निकलना, और पैक भी करके दे देती थी। तो वो एक जैसे कहते हैं हनीमून पीरियड जो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा निकाला। गवर्नमेंट जॉब मेरी 1 साल के बाद लगी शादी के। तो तब उस वक़्त जो हाँ, उस वक़्त तक थोड़ा-सा काम करना आ भी गया था और कोशिश करती थी मैं, लेकिन उस टाइम हमारी शायद एक वो बॉन्डिंग इस तरह की थी कि मेरी सासू माँ सुबह का मोस्टली काम सँभाल लेती थी। तो दोपहर को जब मैं घर आ जाती थी 2 ढाई बजे, तो उसके बाद फिर वो मेरी ड्यूटी हो जाती थी। क्या तो बात, क्या बात! मतलब आपने एक तरह से अपने आत्मविश्वास से और अपने जज़्बे से किस तरह से सारी चीज़ों को आई थिंक ईशा जी के नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ गई है, तो चलिए मैं ही तब तक हूँ यहाँ पर। सफ़र थोड़ा मुश्किल रहा शुरुआत के कुछ साल, क्योंकि नौकरी करना और घर को भी सँभालना, और उसमें भी हमारे समय में ऐसा नहीं होता था कि आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ हेल्पफुल रहे। और स्पेशली जब घर में सास-ससुर हों और मैं अकेली थी, सब बच्चों की बहुत लाडली मामी थी, तो हर वीकेंड पे बच्चे आ जाते थे मेरे पास, बहुत प्यार करते थे, लेकिन काम की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती थी। लेकिन मन में एक वो था कि सबके प्यार का साथ जो था, उस विश्वास को लेकर आगे चलना, इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और हस्बैंड ठीक है, काम कोई नहीं करवाते थे, लेकिन वैसे मेरी नंदे जब आती थी, बच्चे आते थे, और उनके जाने के बाद जो मेरे हस्बैंड के चेहरे पर उनकी आँखों में खुशी होती थी ना, वो मुझे हमेशा ये करने के लिए प्रेरणा प्रेरित देती करती। थी। क्या बात! बहुत ही सुंदर, मतलब आपने मतलब ये भी यहाँ पे बताया कि किस तरह से एक पति का साथ एक पत्नी का सहारा बन जाता है, और वो जी, सहारा ऐसा होता है कि आने वाले समय में वो पत्नी भी एक सहारे की तरह, एक पिलर की तरह, एक खंबे की तरह, स्तंभ की तरह खड़ी हो जाती है और घर को बहुत ही मजबूती के साथ में, बहुत जकड़ के साथ में आगे लेकर जाती है। बहुत ही अच्छे से आपने सारी चीज़ें बताई, क्योंकि ये देखिए इस तरह की परेशानियाँ मुझे लग रहा है हर एक किसी के साथ में होती हैं, उनसे सीखेंगे लोग कि किस तरह से ऐसी परिस्थितियों से जूझा जा सकता है। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा-सा सारे सवालों से हटके एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आजकल जैसे बहुत सारी परिस्थितियों से जब घिर जाते हैं हम लोग, और एक मतलब एक आजकल का जो शब्द है जिसे बहुत ज़्यादा आजकल लोग मानते हैं, और डॉक्टर्स भी इसके लिए बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं और बहुत सारी मेडिसिन देने लगते हैं जिसको बोलते हैं डिप्रेशन। तो हम तो ख़ैर उसको सो कॉल्ड डिप्रेशन बोलेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि हम तो ख़ैर हमारे समय से हमारे मम्मी-पापा हम जैसे देखते आ रहे हैं, हमने यदि अपने मम्मी-पापा को बोला कि हम बहुत परेशान हैं, तो वो चुपचाप जाओ, लाओ कुछ अच्छा खाना-पीना बना देती हूँ, बाहर घुमा लाती हूँ, ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ, हम इसी में खुश हो जाते थे और गायब।
सारी समस्याओं का समाधान। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं महिलाओं को इस तरह की परिस्थितियों से जूझना पड़ जाता है और हम कहीं न कहीं थोड़ा-सा मानसिक परेशानियों से जूझने भी लगते हैं, जिसका हमें हमें अपने आप को किस तरह से उस समय में खड़ा करना है, हमारे लिए एक विकट परिस्थिति हो जाती है। तो ऐसे समय में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आप एक बहुत ही सशक्त एक व्यक्तित्व हैं और अपने आप को जिस तरह से आपने अपने जीवन को संवारा है और आगे बढ़ी हैं और इतना खूबसूरती से खुद को निखारा है, तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में? सबसे पहले तो ईशा जी, मेरे को ये लगता है कि जो हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहना स्टार्ट कर दिया ना, हुँ, उसने आपकी लाइफ से एक सपोर्ट सिस्टम को कम कर दिया है। हुँ, क्योंकि आपके आसपास जब घर के लोग होते हैं जो आपकी कद्र कर रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके मन में कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी का भाव रहता है। चाहे कोई कुछ कहे ना कहे, चाहे कोई बढ़कर काम में आपकी हेल्प करे ना करे, लेकिन आपको ये पता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है हर वक्त। हुँ, तो इसने बहुत किया। उसके बाद जो ये हम महिलाओं के अंदर हमने सबने अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़कर घर से बाहर कदम निकाले और नौकरी पर जाना शुरू किया, बिजनेस करना स्टार्ट किया, जो भी किसी ने कोई भी कदम उठाया, तो उसने स्पेशली हमारी जो जनरेशन रही, अब वाले बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं और मैं देखती हूँ हमारे घर में जो मेरी नंदों के बेटे हैं वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर के काम करते हैं। लेकिन हमारे वक्त की जनरेशन ऐसी थी कि जब हस्बैंड लोग जो हैं घर के काम से, मतलब ऐसा माना जाता था कि औरत का, ये सिर्फ औरत का फर्ज है कि वो घर का काम करेगी, आदमी नहीं करेगा। तो वो एक सैंडविच लाइफ जो हम लोगों ने जी है ना, उसने हमें फिजिकली और मेंटली और इमोशनली हर तरह से एग्जॉस्ट किया। और एक वक्त आया था स्पेशली जब आपके बच्चे छोटे हैं, वो आपके चारों तरफ हैं, और एक वक्त फिर आता है कि बच्चे एकदम से बड़े होना शुरू हो जाते हैं। ज्योति जी, जैसे कि हम लोग हैं, हमें देखो समस्याएं होती हैं, हम पारिवारिक एक मतलब घर में पारिवारिक बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं और हम घर के बाहर के काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे में हम चाहे उस शब्द का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको वो विचलित कर देता है और हम उससे परेशान हो जाते हैं। तो मैं मतलब मैं जो आप बता रही हैं, मैं उस ये सच में बहुत ज्यादा मैं जानने की इच्छा रखती हूँ कि किस तरह से फिर इन सारी चीजों को हैंडल करके आगे बढ़ा जा सकता है, किस तरह से ये प्रेरणा बन जाए कि लोगों को समझ आए, क्योंकि यहाँ मतलब मुझे लग रहा है हर एक स्त्री के अंदर इस तरह की समस्या होती है जिसका वो नहीं बताती हैं किसी को, खुद ही हैंडल करती है, मैनेज करती है और आगे बढ़ जाती हैं। तो ये आगे बढ़ने का जो हुनर है, ये कहाँ से आता है हमारे अंदर, हम सभी स्त्रियों के अंदर? ये मुझे स्पेशली मैं लगता है आपका जानना चाहूंगी जी। अच्छा, मैंने जो शुरुआत की, मैंने इस तरह की कि मैंने खुद से प्यार करना सीखा। जब मैंने ये देखा कि कहीं कोई नहीं है मुझे दुलारने वाला या मुझे संभालने वाला, तो काफी समय इंतजार किया कि शायद कोई इस तरह करे। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है वो रिश्तों से कम की। जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं जैसे विदाउट एनी बाउंड्रीज, मैं लिमिटलेस होके लोगों के साथ खड़ी हो जाती थी, किसी के भी साथ, XYZ, मतलब जरूरी नहीं है कि वो इंसान मेरे रिश्ते में, मुझे सड़क पे चलता भी कोई परेशान दिखे तो मैं उसके पास रुकती और बियॉन्ड लिमिट्स जाकर के मैं उससे हेल्प करने की कोशिश करती थी। लेकिन एक समय के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि लोग मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट हो गए और लोगों ने इस चीज का कि ये तो है ही, हमेशा अवेलेबल है, इसका तो कोई वो नहीं। और जब आप सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक उम्मीद बैठ जाती है कि कल को अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये सब मेरे साथ खड़े होंगे, पर ऐसा नहीं, और वो चीज आपको तकलीफ देती है। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे काफी समझाया इस चीज के लिए कि तुम किसी के लिए अगर कुछ करना चाहते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी चॉइस है, करना चाहते हो करो, लेकिन उससे वापसी में किसी चीज की उम्मीद मत रखो, और ज्यादा करती हो इसलिए ज्यादा दुख पाती हो, उतना करो जितने में सामने वाले का काम भी सर जाए और तुम्हें भी तकलीफ ना हो। क्या बात। तो ये चीज जब मेरी समझ में बहुत सालों बाद आई, लेकिन जब ये आई तो उसने मेरी जिंदगी को थोड़ा सा सरल बनाया। असली फर्क मेरी जिंदगी में पड़ा जब मैंने 2021 में रेकी सीखी।
कहती हूँ कि हर इंसान को रेकी प्रैक्टिस जरूर सीखनी चाहिए। एज ए प्रैक्टिशनर बनना जरूरी नहीं है, आपको हीलिंग करना आना जरूरी नहीं है। उसके लिए आपको बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, उनको साधना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन रेकी जो है वो एक आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करती है। ये आपको ग्रेटिट्यूड में रहना सिखाती है। रेकी आपको ये बताती है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आपके पास है वो कितना कीमती है और आप कितने ब्लेस्ड हैं कि आपके पास वो सब कुछ है। क्योंकि हम जब दुनिया में ये देखते हैं कि क्या कुछ है तो वो अनंत है, उसकी कोई लिमिट सीमा नहीं नहीं। है। लेकिन आपने अपने मन को साध कर कहाँ रोकना है और कहाँ आपने अपने आप को संतुष्टि के लेवल पे लेके जाना है, ये आपको रेकी सिखाती है और ये बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल रेकी बिल्कुल। सीखने के बाद जो है वाकई मतलब मेरी एक पर्सनैलिटी में यू टर्न आ गया, आप क्या ये कह बात। सकते। क्योंकि वो जो कोविड का टाइम था उससे पहले बच्चे बड़े हो गए थे, टीनेज में मेरी बेटी कॉलेज में चली गई, तो बच्चों के अलग टेंट्रम्स होते हैं। तो उस वक्त थोड़ा सा मैं भी इस तरह की समस्या से जूझ रही थी। मैं भी बहुत परेशान, बहुत उदास रहती थी, रो पड़ती थी बिना बात के, मतलब चिड़चिड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। लेकिन जब मैं रेकी में आई तो धीरे 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 उन्होंने जब मुझे ये मैनिफेस्टेशन वगैरह तो सब बात की बात है, लेकिन ग्रेटिट्यूड में रहना जो मैंने सीखा। और मैं आपको बड़े मजे की बात बताती हूँ कि हमारी टीचर ने मैंने ऑनलाइन कोर्स किया था, तो मेरी टीचर ने एक बार क्लास के दौरान बताया कि हम अपनी प्रेयर्स करके और हम अपने घर के मैकेनिज्म जो है, यानी कि हम सिर्फ जीवंत वस्तुओं पे नहीं लेकिन हम मशीनरी के ऊपर भी हम उन प्रेयर्स से फॉरगिवनेस से हम जो है असर डाल सकते हैं। तो ये दो इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ कि लॉकडाउन के दौरान मेरे घर में जो पानी की मोटर भरती है उसका सेंसर जो है वो खराब था और हमारा जो मैकेनिक था वो उस टाइम गाँव गया हुआ था। अब मैं बड़ी परेशान होती थी, मेरा घर सेकंड फ्लोर पे, हमारे यहाँ पानी जब आता है हम सुबह पहले नीचे ग्राउंड लेवल पे एक मोटर भरते हैं, उसके बाद हम जाकर के छत पे हमारी दूसरी टैंक है वो भरता है। अब वो सेंसर खराब, आवाज नहीं आ रही, उसमें लाइट नहीं दिख रही, तो बार बार मुझे नीचे भी देखने जाना पड़ता, ऊपर भी देखने जाना पड़ता। और सुबह सुबह आप 6 बजे अब आपकी कवायद लगी होती थी और स्कूल भी हम लोग तो, हमारे लिए स्कूल बंद नहीं थे ना, हम लोग तो राशन बांटने के लिए, कुक फूड बांटने के लिए जा ही रहे थे। तो उस दिन जब क्लास में टीचर ने बोला तो रात को सोने से पहले मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है, मैंने उस सेंसर के सामने जाके हाथ जोड़े कि आप पिछले 18 साल से हमारी जिंदगी में हो और आपके कारण हमारी जिंदगी कितनी स्मूथ चल रही थी, और अगर हमारी तरफ से कोई नेगेटिव वाइब्स आपके पास आई है और हमारी किसी बात से आपको परेशानी हुई तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। मैंने 3 बार उसके सामने खड़े होकर बोला और मैं सोने चली गई। और सुबह मैंने कैजुअली, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी हालांकि, लेकिन कैजुअली मैंने मोटर चलाई और मैंने साथ में सेंसर ऑन किया, इट स्टार्टेड वर्किंग। वाकई मतलब, और मैं इतनी खुश हुई, मैंने खड़े खड़े सेंसर को फ्लाइंग किसेस दिए, थैंक यू बोला। और उसके बाद उसके 6 महीने बाद हम लोग 2021 की बात बता रहे हो, हम लोग जिम कॉर्बेट गए। तो ये हमारी टीचर ने हमें सिखाया था कि आप जब कहीं होटल में जा रहे हैं, आप कहीं ऐसी जगह पे रहने जा रहे हैं जहाँ आप नहीं रहे अकेले और भी लोग आकर के रहे हैं, तो आपको उस रूम की वाइब्स को ना पॉजिटिव वे में लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको नहीं पता आपसे पहले जो लोग रह के गए हैं वो किस तरह का इमोशन बहुत लेके सही। वहां पे गए, क्या किया उन्होंने उस रूम में। तो जैसे मैं पहुंची और मैंने रूम को नमस्कार किया और थैंक यू बोला, सब ज्योति जी, गर्मी। मैं हाँ आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन मैं जी जी यहाँ जितने भी ऑडियंस है उन सबको ये बताना चाहूंगी कि इस समय जो ज्योति जी ये बातें आपको बता रही हैं, ये सच में बहुत ही कारगर है और ये हमें करनी जरूर चाहिए। ये समझ लीजिए आप लोगों को पिन पॉइंट बताया जा रहा है जो भी ये चीजें बता रही हैं, क्योंकि ये रेकी का इन्होंने जो भी है जो प्रैक्टिस की है उससे हमें भी कुछ ज्ञान प्राप्त होगा और पता लगेगा। जो भी ये बातें बता रही है सच में इन ऊर्जाओं का बहुत फर्क पड़ता है और मैं सच में बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि आप इस तरह की बातें हमें बता रही हैं। मैं चाहूंगी और भी 1-2 बातें आप बताएं, तो प्लीज कैरी ऑन, आप प्लीज बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद तो आपका। जब हम रूम में पहुंचे और हम लोग गर्मी के दिनों में पहुंचे थे, थके हुए थे, तो मेरी ना नींद बहुत कच्ची है, तो मैं बहुत जल्दी पूजा, अच्छा पूजा तो हम रूम में पहुंच के जैसे ही लेटे, हस्बैंड तो लेटते हो गए। अब गर्मी थी तो एसी चल रहा था, लेकिन मैंने फैन भी ऑन कर दिया। अब फैन जो ना वो और तेज आवाज कर रहा था और मेरी नींद कच्ची, मुझे नींद ना आए, तो मैंने उठ करके फैन बंद कर दिया। लेकिन लेटने के 5 मिनट बाद आई रियलाइज कि मुझे फिर बहुत गर्मी लग रही है, तो मैंने उठ के वापस फैन चला दिया
और जैसे ही लेटी वो फिर से आवाज करना स्टार्ट हो गया। तो मैंने लेटे लेटे ना उस फैन को देखा और मैंने उसको बोला, मैं कहा देखो हम ना आपके साथ 3 दिन रहने आए हैं और मुझे नहीं पता कि मेरे से पहले वाले आपको क्या वाइब देखेंगे, लेकिन मैं बड़ी पॉजिटिव वाइब्स लेकर आई हूँ और मुझे आपके साथ 3 दिन ना बहुत मस्ती में निकालने हैं। तो अगर किसी ने आपके साथ कोई गलत वाइब्स दी है तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और 4 मैजिकल लाइंस होती हैं होपोनोपोनो प्रेयर की कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। और आप मानेंगे कि प्रेयर बोलने के 5 मिनट के अंदर अंदर वो पंखा बिल्कुल ठीक रहा और 3 दिन हम वहां पे रहे, उसमें से बिल्कुल कोई आवाज नहीं। तो ये एक मिरेकल हुआ। और इसी तरह आपके रिश्तों में भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, कभी आपको लगता है कि आपका क्या, ऐसा बोला जाता है कि हमारे कर्म जो है ना वो सिर्फ हमारे बोलने से या हमारे करने से नहीं होते। हमने अगर मन में भी सोच लिया किसी कर्म के बारे में, आपने देखा होगा किसी लोगों को आपको देखते हैं ना तो आपको देखकर खुशी होती है अचानक से, आप जानते नहीं है लेकिन उनको देखते ही आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, आप खुश हो जाते हैं, आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। किसी को देखते ही लगता है कि यार इसको तो मार दूं, गुस्सा आता है मतलब किसी को देख के। तो ये हमारे पास्ट कर्मास है उसकी सोल के साथ। लेकिन जब हम कोई वाइब्स अपने मन में सोचते हैं किसी के बारे में तो हमारे बिना बोले भी वो वाइब्स उसके दिल तक पहुंच जाती है, उसकी सोल तक पहुंच जाती है। तो अगर हमें किसी रिश्ते को भी, हमें खुद की सोल के साथ, मैं अपना बताती हूँ, मुझे टेलबोन में मैं एक मैराथन रनर रही। मैं दिल्ली से नेशनल खेलने के लिए गई थी 2022 में। दिल्ली से मैं सिल्वर मेडलिस्ट रही हैमर थ्रो और डिस्कस थ्रो के लिए, ठीक है। और मैं 2022 अप्रैल में मैं चेन्नई गई और मैं नेशनल खेल करके आई। उसके बाद मैंने दिल्ली में 4 बार मैराथन रन की 5-5 किलोमीटर। सो आई वाज क्वाइट फिट एट दैट टाइम। लेकिन अक्टूबर 2022 में मेरे को गिरने के कारण मेरी टेलबोन पे चोट लग गई और मैं 2 महीने के लिए बेड रेस्ट पे आ गई। अब वो इतनी तकलीफ दे रही कि उसके कारण मैं तकरीबन 1.5-2 साल मैंने खुद ट्रीटमेंट करवा ली। मैं हमेशा वो कुशन लेकर के जाती थी कहीं भी, फिजियोथेरेपी करवा ली, होम्योपैथी, एलोपैथी सब करवाया, लेकिन वो दर्द नहीं जा रही थी। मैं कहीं भी मतलब मैं दिन में स्कूल जाती थी, मैं 4-4, 5-5 घंटे खड़ी रहती थी क्योंकि बैठते ही वो दर्द शुरू हो जाती थी। लेट भी नहीं पाती थी ज्यादा देर क्योंकि वो दर्द इतनी पेनफुल थी। तो डॉक्टर ने बोला कि हम एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं, हमें टेल बोन का हिस्सा काट के निकाल देते हैं। और फिर मैंने अपने टीचर से जब मैंने बात की तो वो बोली कि अरे तुझे में तो पता है कि रेकी इतने मिरेकल्स करती है, तो ये क्यों नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है करते हैं। जब हमने उसके लिए एक सेकेंड, हाँ जी, जब हमने उसके लिए मैंने रेकी क्या मतलब, मैंने एक सुप्रीम पावर को थैंक यू बोलना स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले अपनी सोल को इमेजिन किया कि वो मेरे सामने, मैंने उससे बोला कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रखा। मैंने अपने शरीर को बोला कि आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रखा और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि तुमने मुझे वापस जिंदगी जीने का मौका दिया। और आप मानेंगे कि 3 महीने वो करने से टचवुड अब मतलब 1 साल हो चुका है। मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं किसी भी तरह की मेडिकेशन पे हूँ, कुछ भी नहीं। सिर्फ इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ने मेरी हेल्थ को जो है, आपकी सकारात्मकता को कभी किसी की नजर ना लगे, ऐसे ही आप सकारात्मक रहें। और आपने बहुत सारी हमें बातें बताई और देखिए साक्षात्कार होते हैं, उनमें जीवनी से जो रिलेट हम प्रश्नों को पूछते हैं, लेकिन मेरा आपसे इस तरह के प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो चीजें आप जानती हैं, जिस तरह से आप अपना सकारात्मक जीवन जीती हैं, उस हमारे पास क्या होता है कि इस तरह की कुछ बातें होती हैं हर एक स्त्री के पास, हर एक किसी के पास, जो क्योंकि हर एक स्त्री प्रेरणा है ना, हर एक स्त्री शक्ति है, तो सबके पास एक शक्ति होती है। और जैसा कि मुझे आपको देख करके हमेशा से एक सकारात्मकता का अनुभव हुआ है और जिस तरह से आप कभी-कभी हमें कुछ रेमेडीज भी बताती है, तो मेरी इच्छा थी कि क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ये वही लेकर जाती हैं जो
समस्याओं में जब उलझ कर नई-नई तरह की बीमारियों को आमंत्रित करती हैं, तो उनको किस तरह से आप उसका सामना कर पाओ, आप उसको समझ पाओ और उसका आप समाधान कर सको, अपने आप पर इलाज कर सको। इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनका हर स्त्री को जानना, हर किसी को जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि आपने कुछ चीज़ें इतनी ज़रूरी बताई, देखिए सुना हर जगह जाता है, आजकल रील्स का ज़माना है, शॉर्ट्स का ज़माना है। लोग देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं और फिर भूल जाते हैं। ज्ञान का भंडार है, अथाह भंडार है। लेकिन कभी-कभी कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो प्रभावशाली होते हैं और यदि वो इस तरह की बातें बोलें, देखिए रील्स में हर तरह के लोग आते हैं जिन्हें हम कभी जानते भी हैं, नहीं जानते हैं, पता चला कुछ दिन बाद कुछ और हो रहा है, कुछ और हो रहा है। लेकिन जिनसे हम मिलते हैं, जिनसे हम रूबरू होते हैं, यदि वो इस तरह की कुछ नई बात बताते हैं, तो एक अलग तरह का उनका जो व्यक्तित्व है, वो निकल के सामने आता है, जैसे आपने बताया। और सबसे बड़ी बात जो आपने बताई कि हमेशा किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना चाहिए, है ना? ये आपने बहुत ही बड़ी और मतलब ये बहुत ज़रूरी है। हम स्त्रियाँ बहुत ही कोमल हृदय की होती हैं और हर किसी के लिए हम बहुत जल्दी भावुक हो जाती हैं। कहते हैं ना सॉफ्ट कॉर्नर हमारे अंदर रहते हैं तो हम उनको बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट कर लेते हैं हर एक किसी को। और दूसरा आपने बताया कि खुद से प्रेम, देखिए मैं स्वयं खुद से प्रेम करती हूँ और जब मुझे कोई इस तरह की बातें बोलता है तो मेरा प्रेम और खुद के लिए और बढ़ जाता है कि जब इतनी सुंदर व्यक्तित्व की धनी सामने वाली जो इतना बड़ा व्यक्तित्व है वो अगर स्वयं से प्रेम कर रहा है, मैं अगर स्वयं से प्रेम कर रही हूँ तो मुझे और ज्यादा स्वयं से प्रेम करने की और इच्छा होती है। तो आपने बहुत ही प्यारी बात बोली। और ये देखिए रेकी प्रैक्टिस, देखिए ऑनलाइन आजकल नेटवर्किंग नेटवर्क हर जगह है और आपको वाईफाई मिल जाएगा, है ना? सब कुछ आपके पास अवेलेबल। तो रेकी के कुछ जो टिप्स हैं आप क्या बोलते हैं, आप देख सकते हो, आप गूगल कर सकते हो, चैट जो उसका एआई का ज़माना है, एआई भी बहुत कुछ बता देगा, तो करना चाहिए। फिर आपने बताया ग्रैटिट्यूड, तो ग्रैटिट्यूड में विश्वास मैं भी करती हूँ। तो ग्रैटिट्यूड तो बहुत ही बड़ी चीज़ है और जहाँ तक कि एक छोटा-सा किस्सा मुझे भी याद है जो आपके साथ हुआ था। हम लोग झुंझुनू गए थे और जो गाड़ी थी वो इस तरह की समस्या हुई जो हमने कभी सुनी ना कभी हमने देखी। ये मैं आप सभी को इसलिए बता रही हूँ कि जो पावर है वो कैसे काम करती है, जो यूनिवर्स की जो पावर है वो हम तक किस तरह से पहुँचती है। बिल्कुल ऐसी समस्या हो गई थी कि जो गाड़ी है वो 10 की स्पीड से आगे बढ़ ही नहीं रही थी और हम लोग हाईवे पे थे। यदि हम बंद करते हैं तो हम वहीं रुक जाएँगे, जंगल में रुक जाएँगे। तो जब ज्योति जी ने हम सब ने मिलकर के बहुत ग्रैटिट्यूड किया, बहुत क्षमा याचना भी माँगी गाड़ी से और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो गाड़ी झुंझुनू के एंड से शुरू हुई थी और उसके बाद हम जब दिल्ली के अंदर एंट्री कर गए, घर हमारा मुश्किल से 200 मीटर दूरी पर था, तब तक उस गाड़ी ने हम लोगों का साथ दिया, वो बिल्कुल नहीं रुकी। तो इससे बड़ा एग्ज़ाम्पल तो मैंने देखा ही नहीं कभी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ग्रैटिट्यूड का इतना बड़ा इफ़ेक्ट हो सकता है। और बहुत कुछ सीखा और मेडिटेशन करना तो बहुत ही ज़रूरी है, जो हम स्त्रियाँ बहुत कम करती हैं, लेकिन हमें करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही सुंदर विचारों वाली आपने ये बातें कही और मेरा लग रहा है जो मेरा ये प्रश्न है, ये पूछना मुझे लग रहा है सफल हुआ और बहुत लोगों को तक बहुत सारी बहुत अच्छी बातें ग्रैटिट्यूड करना एटलीस्ट सीखेंगी और इसके सीखेंगे क्या आता भी होगा। लेकिन कभी-कभी क्या होता है हनुमान जी की जो शक्तियाँ हैं ना, वो हनुमान जी को पता नहीं होती। तो हमारे पास में वो शक्तियाँ होती हैं, लेकिन हम उनका उपयोग कभी-कभी नहीं करते। तो ग्रैटिट्यूड हर चीज़ का करें और करना भी चाहिए। और अब मैं कमेंट्स की तरफ आती हूँ। लेकिन ईशा जी, इससे पहले एक बात मैं और बोलना चाहूँगी। आपने जी, बिल्कुल। तो आपका इतना समृद्ध मंच है और बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। तो एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि जो हमारा पानी है ना और खाना, ये हमारी किसी भी फीलिंग को बहुत जल्दी अब्सॉर्ब करता है, सबसे पहले, और बहुत जल्दी करता है। तो हम औरतों को क्या आदत है, मुझे भी थी, कि हमें लगता था कि किचन टाइम है ना वो मी टाइम है। तो किचन में खड़े होके माँ को फोन करना, भाभीियों को करना, कजन्स को करना और जितनी भी दिन भर की चुगलियां वो हम करते थे वहां पर उस टाइम। लेकिन रेकी प्रैक्टिस में आके मुझे जब ये पता चला कि ये सब चीजें आपकी फीलिंग्स को अब्सॉर्ब कर लेती है। आप जिस खाना बना रहे हैं और वो सब जब आप घर में परोसते हैं तो वो सबके मन में वो चीज जाती है। तो आपका जो किचन है ना उसमें खाना इस तरह से बनना चाहिए
जैसे आपने भगवान का भोग बनाया। क्या बात, बिल्कुल सही बात। भजन करते हुए और बहुत प्यार से, मैं सुबह निकलती हूँ घर से 7:30 बजे और मैं लंच बना करके जाती हूँ, और मुझे शाम को किसी भी प्रोग्राम पे जाना हो, मैं दोपहर को पहले घर आके डिनर बना के फिर जाती हूँ। ये मेरी हमेशा रहा है कि मैं खुद से करूं जितना भी हो सके किचन का काम, क्योंकि जिस भाव से हम बनाएंगे, वो आजकल लड़कियों के ऊपर इतना प्रेशर रहता है, बेचारी नहीं भी बना पाती, बट एटलीस्ट जब आप सर्व कर रहे हैं, या घर का, आपके घर का जो पानी है जिसमें आप स्टोर करके रखते हैं, जैसे हम लोग भी एक कैंपर में रखते हैं, तो उसको एक बार दिन में जरूर चार्ज करके फिर आप सबको दें। उसके सामने एक प्रेयर, जैसे मैं पहला गिलास जो पानी का पीती हूँ, मैं उसके ऊपर 5 बार 7 बार जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसका नाम लेके उस जल को आप प्रणाम करें, और आप बोलें कि ये जल मेरे शरीर में एनर्जी लेकर जा रहा है, ये जल मेरे शरीर को हेल्प करता हुआ जा रहा है, मेरी ऑरा को और ज्यादा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग करता हुआ जा रहा है। और आप अगर वैसे भी, हाँ, वैसे भी कहते हैं कि जो वाटर है, वाटर की अपनी खुद की एक मेमोरी होती है, तो आप जो जैसा उसको आप दोगे वो उसको इनटेक करेगा, और जब आप उसको इनटेक करेंगे तो वो आपके अंदर जाएगा। और हमारे रामायण में कहते हैं ना, सीता माँ की रसोई, तो वो सीता माँ की रसोई, सीता माँ से ही पवित्रता आ जाती है, वहीं से पवित्रता शुरू हो जाती है। तो आपने बहुत ही प्यारी बात बोली, और संस्कार यही हमारे संस्कार है। कहने के प्रारूप बदल गए हैं, कहने के तरीके बदल गए हैं, लेकिन ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे वेद पुराण धर्म हमें यही सिखाता है कि हमें बहुत ही सकारात्मकता के साथ, चाहे वो रसोई हो, चाहे वो जल हो, हर चीज का अपना एक, कहते हैं ना, एक सकारात्मकता होती है। बस उस सकारात्मकता को, जो आपने आज का शब्द लिया, एक्टिव करना, चार्ज करना बहुत जरूरी है। और जो हमारे वेद पुराणों में लिखा है कि उनको मंत्रोच्चारण से, उनको शुद्धि के साथ उनको ग्रहण करना चाहिए, पवित्र मन के साथ ग्रहण करना चाहिए। बहुत ही सुंदर आपने बात बोली, और ये जो रसोई वाली बात है, ये तो बहुत ही सटीक, बहुत ही जरूरी बात है। हालांकि मैं भी खुद इन चीजों में बहुत विश्वास करती हूँ, और आपके जैसे विचार मेरे भी हैं, तो मैं बड़ा ही मन से, बहुत ही प्यार से, मुझे खाना बनाना खिलाना बहुत पसंद है जी। मेकअप वाइब्स मैच हुई ना, तभी जुड़े। बस वही है। और अब मैं कमेंट्स की तरफ आती हूँ, और कमेंट्स बहुत सारे, मैं क्या क्या बताऊं। मेरी कलम से अपर्णा भटनागर बहुत ही खुश हैं, और अति मधुर वाणी ज्योति जी की मेरी कलम से। पोइटे संजना जैन जी बोल रही हैं, बहुत सुंदर विचार आपके। और आयुषी गुप्ता हैं, आयुषी गुप्ता होंगी, आई थिंक, वो शायद कुछ मिस्टेक होगा, या फिर हो सकता है आयुषी ही होंगी, सॉरी माय मिस्टेक, और बहुत खुश हैं वो भी। और संगीता चौहान जी, आप अपनी एक कविता सुना दीजिए। स्मिता जी बोल रही हैं, और कविता बिल्कुल समय मिलेगा तो वो भी करेंगे, लेकिन समय भागा जा रहा है अपनी रफ्तार से, और हमारे पास प्रश्न बहुत सारे हैं, और बहुत सारी इच्छा भी है, लेकिन समय की अपनी पाबंदी है। और मम्मी की लाडली होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है ज्योति जी। संगीता चौहान जी कह रही हैं, सीमा पूर्वा जी बहुत सुंदर, स्मिता सिंह जी सच है कह रही हैं, संगीता चौहान सही बात है। और प्रेरणा सिंह जी हम दोनों के लिए बहुत सारा प्यार लुटा रही हैं। प्रेरणा जी कह रही हैं, दोनों ही सशक्त नारियां, आहा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, खुद से प्यार करना पति का सहयोग पत्नी की सफलता की कुंजी है, ये संगीता चौहान जी कह रही हैं। और मेरी कलम से बहुत सारे आए हुए हैं। पूनम मल्होत्रा जी कह रही हैं कि आपकी वाइब्स बहुत ही पॉजिटिव है ज्योति जी, तभी आप पर प्यार आता है। नाइस डिस्कशन। कुशवा मंजू जी कह रही हैं, लम्हे जिंदगी के बहुत ही नजर के बहुत सारे इविल आईज हमारे लिए लगाए गए हैं, नजर ना लगे ज्योति जी। ये संगीता जी ने कहा है, बहुत सुंदर वार्ता, बहुत सुंदर संचालन, बहुत सुंदर वार्तालाप, अति महत्वपूर्ण वार्ता। आर्यन कुमार जी ने लिखा है हाय। ओह माय गॉड, मैं कितने कमेंट्स पढ़ूं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। बड़ा आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए। और अब मैं थोड़ा सा एक और अलग तरह का प्रश्न, अलग तरह का नहीं, हालांकि ये हर एक मंच से इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो मुझे लग रहा है इसका मतलब ये है कि उस प्रश्न का अभी तक हल नहीं मिला है। लेकिन हम मनुष्यों की आदत है, जब तक हल नहीं मिलता, और हम जुझारू मनुष्यों की जो संघर्ष में रहती हैं, कि जब तक हमें उसका ढंग से उत्तर ना मिले उस प्रश्न का, तब तक पूछा जाए। तो मैं भी आपसे यही पूछना चाहूंगी कि नारी सशक्तिकरण को आप किस प्रकार से, और आपके उसके लिए क्या विचार है?
क्योंकि मैं देख रही हूँ आज के समय में कि नारी सशक्तिकरण के नाम पर जो महिलाएं हैं वो कहती है हम पुरुषों से कम नहीं है, और पुरुषों से भी ऐसी आगे निकलती हैं कि वो परिवार की तरफ भी नहीं देखती हैं, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं कि जिनका समझ में नहीं आता है कि एक महाभारत में भी लिखा हुआ है कहीं पे एक श्लोक है, वो श्लोक तो मुझे पूरा नहीं आता, लेकिन उसके भाव कुछ इस प्रकार है कि कोई एक समय ऐसा आएगा कि जो मनुष्य है उसको विवाह से विश्वास उठ जाएगा। मनुष्य बच्चों की जगह पे पशुओं को अपने पास रखना अधिक पसंद करेंगे, और ऐसा समय आएगा कि पति पत्नी पर विश्वास करना बंद कर देगी और उनको आवश्यकता ही नहीं होगी एक दूसरे पर विश्वास करने की। तो ये जो पुरानी चीजें हैं, ये पुरानी जो बातें हैं, अब कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। तो मैं इसको इस तरह से आपसे पूछना चाहती हूँ। महिला सशक्तिकरण पर बहुत बातें होती हैं, लेकिन मैं आपसे इस चीज के बारे में आपके विचार जानना चाहती हूँ कि क्या ये सही हो रहा है? अगर सही है तो फिर कैसे मतलब आगे जो भविष्य है वो कैसे बनेगा? मैं आपसे इस तरह का ये प्रश्न पूछना चाहूंगी, और मुझे लगता है कि मुझे जवाब भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। जी, बात तो बहुत होती है महिला सशक्तिकरण की, लेकिन हम यहाँ जो बात करते हैं ना, जब महिला सशक्तिकरण की, ये हम कुछ ही % महिलाओं के बारे में बात करते हैं। जो शहरों में रह रही है उसमें से भी कुछ ही हैं ऐसी जो घरों से बाहर निकल करके एक अपनी पहचान बनाने जा रही है। चाहे वो पार्लर का काम कर रही हैं, चाहे वो बुटीक का काम कर रही हैं, चाहे अध्यापन में जा रही हैं, कॉर्पोरेट जॉब में जा रही है, किसी भी तरह राजनीति में जा रही हैं, हर जगह महिलाओं ने अपनी अब पहचान बनाई है। तो महिलाएं जा रही हैं, लेकिन हम सिर्फ बाकी ये 2% भी नहीं आप कह सकते कि जितनी महिलाओं के, बाकी जगह पर आप जब देखेंगे तो कमोबेश कुछ कम कुछ ज्यादा स्थिति वही है अभी भी। सिर्फ ये जो झंडा उठाया गया महिला सशक्तिकरण का, उसको आधुनिकता के नंगेपन को एक कवर देने के लिए उठाया गया। मेरे हिसाब से जो है महिला सशक्त तब मानी जाएगी जब उसको घर के आर्थिक फैसले लेने का भी हक दिया जाएगा। आज हम ये देखते हैं कि कोई महिला जिसका पे चेक है, वो चाहे उसको 2 लाख या 3 लाख रुपए महीना भी मिल रहा है, लेकिन घर में जो भी बड़े आर्थिक निर्णय लिए जाएंगे वो अभी भी घर का पुरुष ही लेता है। किस तरह की गाड़ी आएगी, घर में कोई इंस्ट्रूमेंट आना है, कोई गैजेट आना है, या घर को कहीं शिफ्ट करना है, कुछ उस पूरी उसमें महिला को शामिल जरूर किया जाएगा बात करने के लिए, क्योंकि एक आर्थिक पहलू है जो उसमें महिला अपना हिस्सा डालेगी। उसमें वो आर्थिक हिस्सा तो डालेगी, लेकिन जो मेन डिसीजन पावर है वो अभी भी घर के पुरुषों के पास है। ऐसा मैं अपने आसपास के लोगों को देख करके मैं आपको बता रही हूँ। और महिला सशक्तिकरण सिर्फ घर से बाहर निकलना या बाहर जाकर के पुरुषों से होड़ करना, ये नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी एक पहचान हम घर में रहकर भी बना सकते हैं। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, हमारे यहाँ पर एक आंटी हैं, आप मिली हुई हैं, डॉक्टर नीरज राज। वो भी 73 इयर्स के हो गए और वो कोई काम नहीं करती है ना, घर पर ही है। लेकिन मुझे सोशल वर्क के लिए जो मैं इंस्पायर हुई, वो मेरी माँ के बाद मुझे सबसे ज्यादा डॉक्टर नीरज राज से इंस्पिरेशन मिली कि एट द एज ऑफ 73 वो चाहे तो वो अपने घर में ही बैठ सकती हैं। उनका बेटा जो है वो यूएस में बहुत बड़ी कंपनी का हेड है, और मतलब वो जब चाहे वो मतलब इतना उनको बुलाते हैं बच्चे के विडो। उनके जब वो 60 इयर्स की थी तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और उन्होंने अपने अकेलेपन को समाज के लिए ओपन किया। उनका घर हम सब लड़कियों के लिए हमारा मायका है। कोविड टाइम में वो डेली 200 लोगों का खाना बना करके हम सब उनकी हेल्प करते थे, क्योंकि जिस वक्त मजदूर जो हैं यहाँ से जिन लोगों के पास कन्वेंस नहीं थे और पैदल जा रहे थे, तो मेरा घर हाईवे के पास में ही है यहाँ पर दिल्ली में, तो डेली 200 लोगों को खाना बना के पैक करवा के और वहां पर जाकर के बंटवाना। महीने में अभी पिछले महीने जनवरी में हमने 18 लड़कियों की शादी के लिए सामान इकट्ठा किया,
और वो सब डॉक्टर नीरज राज की इंस्पिरेशन से होता है। तो वो मेरे लिए महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके किसी भी कदम से आप समाज में कुछ सार्थक बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पुरुष और स्त्री का संबंध है, देखिए प्रकृति ने दोनों को बिल्कुल अलग बनाया, और मैं ये मानती हूँ कि महिला वाकई पुरुष से ज्यादा सशक्त है। आप बिल्कुल है। बेशक शारीरिक तौर पर हम कोमल बेशक दिखते हैं, लेकिन हम घर और बाहर और बच्चे और परिवार, हम हर मोर्चे को संभाल लेते हैं, जबकि एक पुरुष इस तरह से नहीं कर पाता। मेरे अपने ब्रदर, उनकी वाइफ की डेथ हुई जब मेरे भाई बहुत यंग थे, मेरी भाभी को कैंसर से उनकी डेथ हो गई। तो मेरे भाई को इतनी मुश्किल हुई घर को और बच्चों को संभालने में, और उस टाइम बाकी परिवार के लोगों ने उनका साथ दिया, और हमने भी दिया जितना हम दे सकते थे। तो फाइनली उनको एक अच्छी काम वाली मिली जिसने घर का खाना बनाना शुरू किया। अभी भी वो मतलब घर उस तरह से नहीं संभला जैसे एक औरत संभाल पाती है। बिल्कुल सही बात है। महिलाओं को खुद को साबित करने के लिए सशक्तिकरण का झंडा उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आप आप अपने परिवार में रहकर, आपको कुदरत ने सबसे बड़ी नेमत दी, आपको माँ बनाया। आपको माँ, मेरा एक समय ऐसा आया था जब मुझे भी ये लगता था कि मैंने अकेले थोड़ा ना बच्चे पैदा किए, तो मेरी जिम्मेदारी क्यों है, मैं ही क्यों हर वक्त पीटीएम में जाऊं, मैं ही क्यों सब कुछ करूं। तो अब मेरी बड़ी नंद जो है, अभी उन्होंने संन्यास लिया, प्रेम दीदी, तो उन्होंने एक दिन ऐसी बातों बातों में बात हुई तो मेरी आंखें भर गई। मैं कहा दीदी मैं बहुत थक जाती हूँ, मैं नौकरी भी और बच्चे भी, और मेरे को कोई ऐसे राकेश की तरफ से हेल्प नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा कि बच्चे पैदा करना दोनों का डिसीजन बेशक रहा होगा, लेकिन एक बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाकर सोसाइटी में एंटर करवाना, इसमें बड़ा हाथ होता है। और जरूरी नहीं है कि हम अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दें, हम अपने बेटे को भी अच्छे संस्कार दें, वो बाहर जब निकले तो उसको देख के दूसरे घर की कोई भी बेटी भयभीत ना हो, शर्मसार ना हो। आपका बेटा आपका प्राउड होना चाहिए। बेटी तो बिल्कुल, बेटी तो है ही हमारा गर्व, लेकिन हमारा बेटा भी हमारा प्राउड होना चाहिए कि कल को वो अगर कहीं बैठे 4 महिला मित्रों के बीच में, तो वो जिस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह की उसकी बॉडी लैंग्वेज है, कोई देखे और ये बोले कि इसके माँ बाप ने इसको कितने अच्छे संस्कार दिए। बिल्कुल सही बात बोली। ये भी एक सशक्तिकरण का रूप है। नहीं, आपने जितनी भी अभी तक बातें बताई हैं ज्योति जी, उसमें मुझे ये निचोड़ समझ में आया है कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ झंडा उठा करके बोलने से नहीं होता। हर एक पहलू को, एक स्त्रीत्व को समझना ही महिला सशक्तिकरण है, और स्त्रीत्व इतनी आसानी से नहीं मिलता। कहते कई जन्मों के बाद में, बहुत पुण्यों के बाद ये स्त्री रूप हमें मिलता है। माँ दुर्गा का स्वरूप है हम, तो इसको जिस तरह से होना चाहिए, स्त्रीत्व का असली जो महिला सशक्तिकरण जो बोलते हैं हम, वो असल में ये है कि जो हमारा स्त्रीत्व है हम उसको अपनी ताकत बना करके, और हम समाज के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि हम समाज में बहुत बड़ा बदलाव ना करके, चाहे हम छोटे-छोटे बदलाव भी करें, वो भी महिला सशक्तिकरण की तरफ हमें इंगित करते हैं कि हमने ऐसा कुछ किया और एक महिला बहुत सशक्त है कि वो घर बैठ के भी अपना घर चला रही है। कितनी सारी ऐसी हमें सुनने में आती हैं कि कुछ महिलाएं हैं जिनके पैर नहीं हैं, वो अचार बना-बना करके बाहर बेच रही हैं, अपने परिवार को भी संभाले हुए हैं, अपने बच्चों को भी देख रही हैं, अपने पति को भी देख रही हैं, सहारा बन रही है घर का, और बहुत ही प्रेम से, बहुत ही श्रद्धा के साथ में सब कुछ कर रही हैं। तो आज बहुत सारे हमें प्रश्नों के उत्तर मिले, आनंद आया एक बहुत ही सकारात्मक व्यक्तित्व से मिलकर। लगा कि जैसे कि जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा यदि इस तरह की बातों को हम सोच विचार करके एक सकारात्मकता के साथ अपना जीवन यदि हम इस तरह से जिए। तो बहुत ही आनंद आया आपको सुनकर, बहुत ही अच्छा लगा, और कमेंट्स की तो मैं क्या ही बताऊं, भरमार आ रखी है। और अपर्णा गर्ग जी कह रही हैं वाह बहुत ही सार्थक बात कही आपने, और भूषण नारंग जी कह रहे हैं नारी शक्ति, और लम्हे जिंदगी ने लिखा है बहुत सुंदर चित्र बना ज्योति जी का, जो सही और सही यही है चरित्र से चित्र तक। तो ये चरित्र से चित्र तक का आज जो यहाँ साक्षात्कार हुआ आप सभी के समक्ष, जो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं, बहुत ही सशक्त
महिला और एक बहुत ही घने कहते हैं ना धनी व्यक्तित्व के जो यहाँ पर साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं ज्योति जुल्का राम जी, मैं आपका बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आज आप आकर के आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई। आधुनिकता में आधुनिकता में लपेट कर आपने जो पुरानी प्यारी अच्छी बातों को सकारात्मकता से भरी हुई बातों को हम सबके बीच में रखा, वो हमारे लिए सच में बहुत ही कारगर साबित होंगी। तो ये आज जो आपके प्रश्न हैं वो बहुत ही ज्यादा मैं व्यक्तिगत ना जाकर के मैंने समाज से जो रिलेट है, जो समस्याएं हैं हम स्त्रियों की, उनसे रिलेट मैंने आपसे प्रश्न पूछने की कहती हूँ कि मैंने एक छोटी सी कुछ भी समझ लीजिए आप एक मैंने इसके लिए हिम्मत करी कि मैं आपसे इस तरह के प्रश्न पूछूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप बहुत ही सशक्त तरीके से इनका उत्तर देंगी और आपने बहुत ही सुंदर उत्तर दिए। बहुत ही प्रेरणादायी वार्ता रही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका साक्षात्कार यहाँ पर लेना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात रही। और मैं फिर से आप सभी को बताना चाहूंगी, ज्योति जुल्का राम जी आप सभी के सामने थी और इन्होंने बहुत ही सुंदर यहाँ पर ये आज साक्षात्कार दिया चरित्र से चित्र तक, जो कि लम्हे जिंदगी का एक बहुत ही सुंदर मंच है। यहाँ एक से बढ़ के एक व्यक्तित्व आते हैं और आकर के अपनी बातें बताते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं और हमें वो प्रेरणा आगे बहुत प्रेरणा देती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं और जीवन हमारा बहुत ही सहज हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यहाँ उपस्थित सभी जितने भी हमारे मंच से बाहर जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, सभी दर्शक दीर्घा को मेरा सादर प्रणाम। और ज्योति जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आई और आपने इतनी सकारात्मकता यहाँ बिखेर दी। और मैं कुछ शब्द आपसे जानना चाहूंगी कि कैसा लगा आपको आज यहाँ चरित्र से चित्र तक के इस खूबसूरत लम्हे जिंदगी के मंच पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो बहुत अभिभूत हूँ, गर्वान्वित हूँ कि मुझे इस मंच पे आने का मौका मिला और पूजा जी की मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज चरित्र से चित्र तक के लिए मुझे चुना और आपने इतना अच्छे से मंच संचालन किया। आपकी अपनी पॉजिटिव वाइब्स जो है ना ईशा, आप बहुत बबली, बहुत अच्छा आपका मतलब जब भी मैं आपसे मिलती हूँ मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है और आपसे बात करना इस तरह से ये तो वाकई एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। और सबने जो मुझे इतना प्यार दिया, सुनने वाले सभी श्रोता, देखने वाले सबका बहुत बहुत दिल से आभार। यूनिवर्स को थैंक यू और बहुत अच्छा रहा, मुझे खुद को बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो मेरे चेहरे पे कितनी अच्छी स्माइल। बस ये मुस्कुराहट यूं ही बनी रहे और बहुत सारी मुस्कुराहटें हम यूं ही बिखेरते रहें, मिलते रहेंगे इस खूबसूरत से मंच पर, जो कि हमारी जो यहाँ की संयोजिका है, जो हमारे डॉक्टर पूजा भारद्वाज जी हैं, उन्होंने लम्हे जिंदगी का इतना खूबसूरत ये मंच सजाया है और सुंदर सुंदर व्यक्तित्व को यहाँ पर लाने का जो इन्होंने बीड़ा उठाया है वो बहुत ही सफलतापूर्वक चलता आ रहा है। बहुत ही आनंद आया सबको सुनकर और आप सभी के कमेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और फिर से मिलेंगे चरित्र से चित्र तक के अगले एपिसोड में आप सभी से। तब तक के लिए मैं आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का और इस समय मैं आपसे विदा लेती हूँ क्योंकि समय टिक 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 करके अब बता रहा है कि अब समय हो चुका है, अब विदा लेनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, दिल से धन्यवाद। नमस्कार।